আবার তেল নিলে সরষের তেল নিতে হবে, তাই আমাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। আটা लेना है। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? চাউল আসছে, আজকে আসছে 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলারই এটার দাম একটু কম। নতুন চাউলটা 2.5 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কমে পড়ছে। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? ने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है, फिर ये कौन सी आजादी? भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी और इसी के साथ साथ इंडियन ऑटो पार्ट के 1 महीने के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इससे बांग्लादेश पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने यह फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। दोस्तों, इन जाहिल बांग्लादेशियों की हालत अब इस कदर खराब हो चुकी है कि वहाँ के लोग अब खून के आंसू रो रहे हैं। आटा, चावल, दाल जैसी चीजें खत्म हो चुकी है और इसके लिए ये लोग तड़प रहे हैं। दुकानदार कह रहे हैं कि अब हमारे पास 2-4 बोरी ही बची है और उसके लिए लोग पागल हुए पड़े हैं, लाइन लगी पड़ी है। तेल के तो वहाँ पर नामो निशान ही नहीं है क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब इन जाहिलों को समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है भारत से पंगा लेकर। यहाँ के कुछ जाहिलों की गलतियों की सजा अब पूरे बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाएगा, क्योंकि इन्होंने जैसा भारत के साथ किया है, हिंदुओं के साथ किया है, अब इनको कोई भी मौका देने वाला नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, इनकी तिजोरी तो पूरी तरह से खाली हो ही चुकी है, फॉरेस्ट रिजर्व भी खत्म हो चुका है, बाहर से सामान लेने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। भारत के साथ रिश्ता ठीक बनाए थे तो भारत हमेशा इनको हर तरह की सामान भेजता रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है कि जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई माल कैसे भेजेगा। ये जाहिल बांग्लादेशी सोचे थे कि भारत के पीठ पीछे वार करके, गद्दारी करके पाकिस्तान से हम मदद लेंगे, लेकिन ये जाहिल भूल चुके थे कि पाकिस्तान तो खुद रोड पे है, आटे के लिए लाइनों में लगे पड़े रहते हैं और चीन भी इनको कब तक भाईचारे के नाम पर सामान देगा। आखिर में तो हर चीज के लिए पैसा ही देना पड़ता है। अब इन जाहिलों की गलतियों की सजा पूरे बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। इनके लिए अब आटा चावल किसी सपने जैसा हो गया है। दुकान के बाहर तो लाइन लगी पड़ी है, लेकिन सामान मिल नहीं रही है। अगर मिल भी रही है तो वो 3 गुना दामों पर मिल रही है। अब ये बांग्लादेशी अब रोड पर भीख मांगते नजर आने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग बताइएगा, क्या इनको भीख देना चाहिए या फिर इनको जूते? क्या बांग्लादेश पर कोई नई आफत आने वाली है? ज़कात के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी मिलाद के नाम पर, कभी इस्तिखारा के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर मांगना इन्होंने भीख ही है। मांगना तो, और पेट चलाने के लिए, आतंकी हरकत करने के लिए तो भैया पैसे की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को 40 kg RDX ऐसे तो नहीं दे दिया, पैसा तो दिया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। तुम तो बड़ा
जज्बे वाली कौम हो, मार देंगे, काट देंगे, लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जोश आपके साथ है, जज्बा आपके साथ है, तो कटोरा लेकर के भीख क्यों मांगते हैं मुसलमान? अब चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे वो ईरान के मुसलमान हो, चाहे वो तेहरान के मुसलमान हो, चाहे वो अरब के मुसलमान हो, चाहे वो मक्का के मुसलमान हो, चाहे वो मदीना के नहीं, मुसलमान हो, गल्फ चाहे- कंट्रीज तो काफी वेल्थी हैं, गल्फ कंट्रीज तो बहुत वेल्थी हैं। फिर भी भारत के साथ ट्रेड का रिलेशन रखना है, भारत से ही ये तो अच्छी बात है, मांगना बुरी बात है ना। है कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, देखो जो फैक्ट है, कितने दिन अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं और लोग अब सोना कम पहनने लगे हैं ना। अब तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और ये बात मोहम्मद बिन सलमान को तो बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी, और उन्होंने तो 2021 में ये बात कह दिया था कि अब तेल बेच करके हम गल्फ नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आ रही हैं, अब सीएनजी की गाड़ियां आ रही हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, हमारी दिल्ली में सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं। कई ऐसे स्टेट है, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, जिस स्टेट में, वहां पर सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं। स्कूटर जो है, स्कूटी इलेक्ट्रिक के आ रहे हैं, तो ये तेल का चूरन कब तक बांटते रहेंगे, है ना। और गोल्ड में अब किसी का इंटरेस्ट रहा नहीं। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि हमारे भारत में गोल्ड सस्ता है और अरब में गोल्ड महंगा है। सऊदी अरबिया में, हमारे भारत में सस्ता है, तो अब सऊदी अरबिया के लोग यहाँ आकर के खरीदना कहीं ना स्टार्ट कर दे कि भाई यहाँ पर मेकिंग चार्ज भी कम है और यहाँ पर गोल्ड भी सस्ता है, काहे को वहां से लेंगे। तो आप देखो, एक ही स्टाइल और एक ही पत्ता हर वक्त फेंक नहीं सकते। तो अब मुसलमानों को या तो रिफॉर्म होना पड़ेगा, और या तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पैदाइशी भिखमंगे हैं। ये जज्बा, ये कौम, ये जज्बाए कौम और ये मजहबी किताब, ये एक्चुअली में आपका पेट और आपकी लैविश लाइफ नहीं भर सकता है। जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकन आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकन आर्मीज है, क्योंकि अराकन आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो भारत की स्ट्रॉन्ग है, नेवी अगर स्ट्रॉन्ग है तो भारत की स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो भारत का स्ट्रॉन्ग है, आर्मीज अगर स्ट्रॉन्ग है तो भारत की स्ट्रॉन्ग है। अगर आप गैजेट्स के बारे में बात करो, आप अगर डिजिटल के बारे में बात करो, आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, आप अगर फाइटर जेट के बारे में बात करो, आप अगर अग्नि 5 के बारे में बात करो, आप अगर मुर्मुगांव के बारे में बात करो, आप अगर गोरखा गैंग के बारे में बात करो जो हमारी आर्मी में है, तो एक उसके बाद फिर फोर्ट विलियम में जो कमांडो है उनके बारे में अगर आप बात करो तो दे आर फेमस इन वर्ल्ड लेवल। अगर बांग्लादेश में हम सिर्फ फोर्ट विलियम के जो कमांडो है और गोरखा गैंग को अगर हम उतार देते हैं बांग्लादेश में, हमास और फलस्तीन की तरह चटकल मैदान हो जाएगा बांग्लादेश। नाजिया जी, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपने कहा कि हमारे पास बड़ी पावर है, नो डाउट पावर है, पूरी दुनिया मानती है, और भारत के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है डिफेंस को लेके। लेकिन कहा जाता है कि इंडिया इस वजह से अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहाना बनाया जाएगा, अगर इंडिया बांग्लादेश की सरहदों पे अटैक करेगा म्यांमार की तरह, तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज है उनको और टारगेट किया जाएगा। तो इस वजह से भारत उनकी पॉलिटिक्स को समझ रहा है और इस वजह से अटैक नहीं कर रहा। और अगर भारत चाहे तो वो, जैसे आपने बोला कि 2025 के अंदर मोहम्मद यूनिस जेल जाएंगे, तो क्या इस भारत बांग्लादेशी हिंदुओं की वजह से रुका हुआ है? और जो ट्रेंड इंडिया के अंदर चल गया है कि जैसे बांग्लादेशियों को काम से निकाला जा रहा है, बांग्लादेशियों को इलाज से निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी मच्छेदों को निकाला जा रहा है, तो ट्रेंड तो चल पड़ा है, लेकिन बिना गन के, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के। जब इंसान आंख से डरे ना तो थप्पड़ नहीं उठाना चाहिए। जैसे मैं जब मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाती हूँ ना, तो मेरी शक्ल से और मेरी गाड़ी से लोग डर जाते हैं, तो मुझे चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, और थप्पड़ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो,
ईरान हो, सीरिया हो, ये सब भारत की आंखों से डरता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक आवाज से डरता है, उनकी शक्ल से डरता है। तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खामोशी से, जिस हिसाब से उन्होंने मालदीव्स को जोरदार तमाचा मारा था और मालदीव्स को घुटने के बल खड़ा करवा दिया था, वही हालत बांग्लादेश का भी होगा। हाँ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है उन्होंने कार्रवाई जरूर स्टार्ट कर दी है और बॉर्डर को इतना ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित कर दिया है कि बांग्लादेश का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस को पता चला है कि म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विजिट कर चुके हैं, म्यांमार के साथ हमारा जो कलाकंद का प्रोजेक्ट है वो फ्रूटफुल साबित हो चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसके बाद जो है अराकान आर्मी का बिल्कुल टेकनाफ तक कैप्चर कर लेना बांग्लादेश के, ये मोहम्मद यूनुस के लिए नींद उड़ा चुकी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि मछलियों को पकड़ा जा रहा है भारत से, तो जाहिर सी बात है कि हम अचानक से जाकर के वहां पर आरडीएक्स गिरा दे या हम वहां पर उसको फुटबॉल का मैदान बना दे, तो उसमें तो हमारे हिंदू भी मारे जाएंगे। और हिंदुओं की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान तो करने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 23.7% माइनॉरिटीज को खत्म करके 1% में ले आया है। तेहरान तो करेगा नहीं, ईरान तो करेगा नहीं, गल्फ तो करेगा नहीं। ऑब्वियसली भारत को और आदरणीय प्रधानमंत्री को ही हिंदुओं की चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, साथ साथ अब हम तमाम जितने भी भारतीय नागरिक हैं और हम जितने भी संवैधानिक मुसलमान हैं और जितने भी हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म को सर्वप्रिय सर्वप्रथम मानते हैं, उनको अब एक कसम खाना पड़ेगा कि हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे और अपने आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे। क्योंकि जो हमारे जो आइस्कॉन टेम्पल के स्वामी थे, वो मुसलमानों की बहुत चिंता करते थे, वो मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, वो मुसलमानों के लिए एज अ विसल ब्लोअर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुसलमानों का एक पूरा गैंग जो है वो कोर्ट में खड़ा हुआ और कहा कि जो कोई भी स्वामी चिन्मय के लिए केस लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आस्तीन, तो हमारे भारत के सनातनियों को भी अब कसम खाना पड़ेगा कि भारत के अंदर भी हम आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे और सांप को हम दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डसेंगे, क्योंकि इनके मजहब की आसमानी किताब इनको कह रही है कि काफिरों को खत्म करना है, काफिरों को मारना है। हाँ, हम अपने भारत को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे। और वक्त आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2025 तक मोहम्मद यूनुस बाय हुक और क्रुक, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 2025 की जनवरी के बाद से आप देखिएगा कि मोहम्मद यूनुस या तो हिजाब